जी के गोष्ठी। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि महज 1000 सालों के अंदर कोई समाज, कोई सिविलाइजेशन पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? आज हम वैदिक युग की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे एक घुमंतू, पशुओं पर निर्भर समाज धीरे धीरे एक जटिल, खेती पर आधारित समाज में तब्दील हो गया। तो इस 1000 साल के सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे आर्यों के आने से, फिर देखेंगे कि उनका शुरुआती समाज कैसा था, और फिर उस बड़े बदलाव को समझेंगे जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल की नई व्यवस्था और आखिर में उन पवित्र ग्रंथों की बात करेंगे जो आज भी हमारे लिए एक विरासत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत की कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये दौर था आर्यों के आगमन का, और यहीं से उस युग की नींव पड़ी जिसे आज हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी जगह की जिसे सप्त सैंधव कहा जाता था, यानी 7 नदियों की धरती। माना जाता है कि यही वो इलाका था जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बहती थीं, जहां प्रारंभिक वैदिक संस्कृति ने सबसे पहले आकार लिया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो प्राचीन भूगोल है ना, ये आज भी हमारे साथ है। स्क्रीन पर देखिए, वैदिक काल की वो नदियां आज भी बहते हैं, बस उनके नाम थोड़े बदल गए हैं। जैसे जिसे वो अस्किनी कहते थे, आज हम उसे चिनाब के नाम से जानते हैं, और परुष्णी नदी ही आज की रावी है ना कमाल की बात? इतिहास कितना जीवंत है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और 1500 से 1000 ईसा पूर्व की दुनिया को देखते हैं। ये वो दौर था जब समाज घूमंतु था, मतलब सेमी नोमैडिक, और उनकी जिंदगी का पूरा आधार था पशुपालन। उस वक्त का जो सोशल स्ट्रक्चर था ना, वो बॉटम अप था। सबसे छोटी यूनिट थी कुल, यानी परिवार। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे। कई ग्रामों से बनता था विस, यानी कबीला, और कई कबीले मिलकर बनाते थे एक जन या जनजाति। उस समय समाज मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा था, आर्य और गैर आर्य, जिन्हें दास या दस्यु कहा जाता था। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है, और वो है उस समय महिलाओं की स्थिति। प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान था। वो न सिर्फ सभा और विदत जैसी राजनैतिक सभाओं में हिस्सा लेती थीं, बल्कि अपाला और घोषा जैसी कवित्रियों ने तो ऋग्वेद के भजन तक लिखे थे। उस दौर में बाल विवाह या सती प्रथा जैसी कोई बुराई मौजूद नहीं थी। राजनीति का काम कुछ जनजातीय सभाओं के जरिए चलता था। सभा को आप एक तरह से बड़ों की या एलीट लोगों की काउंसिल समझ सकते हैं, जो न्याय जैसे जरूरी काम देखती थी। समिति एक बड़ी जनरल असेंबली थी जिसमें कबीले के लगभग सभी लोग शामिल होते थे। और विदत शायद सबसे पुरानी सभा थी जहां हर तरह के सामाजिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर चर्चा होती थी। मतलब फैसले मिलकर लिए जाते थे। इकोनॉमी की बात करें तो वो पूरे तरह से पशुओं पर निर्भर थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना अमीर। इसीलिए अमीर आदमी को गोमत भी कहते थे। और दिलचस्प बात यह है कि तब कोई टैक्स सिस्टम नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजा को एक तोहफा देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे पशुपालक समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? जवाब एक छोटी सी चीज में छिपा है, लोहा। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने समाज को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। हुआ ये कि करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई, और ये एक गेम चेंजर साबित हुई। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। जमीन खेती के लिए तैयार हुई, और बस यहीं से घुमंतू समाज ने एक जगह बसकर खेती करने की तरफ अपना पहला और सबसे बड़ा कदम बढ़ाया। अब हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जो इस लौह क्रांति के बाद बनी। ये उत्तर वैदिक काल था। एक ऐसा समाज जो पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित, लेकिन साथ ही ज्यादा कठोर और जटिल भी था। दोनों समाजों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शुरुआती वैदिक समाज में काफी हद तक समानता थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में एक कठोर 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था बन गई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना जाता है कि इसका आधार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसका सीधा मतलब था कि अब आपका काम आपकी काबिलियत से नहीं, बल्कि आपके जन्म से तय होगा। और यहीं से अस्पृश्यता की दुखद अवधारणा ने भी जन्म लिया। पॉलिटिक्स में भी जबरदस्त बदलाव आया। अब कबीले के मुखिया का पद वंशानुगत हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा।
राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए और अपनी ताकत दिखाने के लिए राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। जो सभा और समिति पहले बहुत ताकतवर थी, उनका महत्व कम हो गया। और सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि महिलाओं के इन सभाओं में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। अब इकोनॉमी में भी एक क्रांति आई। दौलत का पैमाना अब मवेशी नहीं बल्कि जमीन और खेती थी। लोग गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलें उगाने लगे। अपनी मर्जी से दिए जाने वाले बलि की जगह अब भागदुग जैसे अधिकारियों ने ले ली, जो बाकायदा टैक्स वसूलते थे। और इस दौर की एक खास पहचान है यहाँ मिलने वाले मिट्टी के बर्तन, जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं, जो हमें उस समय की बस्तियों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लोगों की धार्मिक मान्यताओं में भी बड़ा फर्क आया। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवताओं की जगह अब प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे नए देवताओं ने ले ली। धर्म अब सादी प्रार्थनाओं की जगह पुजारियों द्वारा किए जाने वाले बड़े और जटिल यज्ञों पर केंद्रित हो गया। और जैसे जैसे इन कर्मकांडों का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका घटती चली गई, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी भारी गिरावट आई। तो इस पूरे दौर की जानकारी, उनकी सोच, उनके विश्वास, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं उनके पवित्र ग्रंथों से, जिन्होंने आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए विश्वास की एक मजबूत नींव रखी। तो ये ग्रंथ है वेद। वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान। और एक और दिलचस्प बात, इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका मतलब है जो सुना गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें लिखा नहीं गया था, बल्कि हजारों सालों तक गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ सुनकर और याद रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। कुल मिलाकर 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। सामवेद में उन भजनों को संगीत में ढाला गया है, जिन्हें यज्ञ के समय गाया जाता था। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम और मंत्र हैं, और अथर्ववेद में जादूटोना और दवाइयों से जुड़ी बातें हैं। पहले 3 वेदों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, को मिलाकर वेदत्रयी भी कहा जाता है। और हर वेद को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है, जो एक तरह से सोच के विकास को दिखाता है। सबसे पहले है संहिता, जिसमें मूल भजन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो यज्ञ और कर्मकांडों की व्याख्या करते हैं। इसके बाद है आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं, जिनमें दार्शनिक चिंतन शुरू होता है। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जिनमें आत्मा और ब्रह्म जैसे गहरे आध्यात्मिक सवालों पर चर्चा है। ये कर्मकांड से ज्ञान की ओर एक अद्भुत यात्रा है। और आखिर में वैदिक दुनिया हमें एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट देके जाती है, ऋत की अवधारणा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है। ऋत वो अदृश्य, नैतिक और लौकिक नियम था, जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखता था, सूरज के उगने से लेकर मौसम के बदलने तक, और यहाँ तक कि इंसान के सही आचरण तक। ये विचार कि हम सब एक बड़ी कॉस्मिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, आज भी हमें अपनी दुनिया और उसमें हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।